मित्रों, आप कभी बाय रोड गुजरात से महाराष्ट्र गए हो तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भिलाड चेक पोस्ट आता है और उधर महाराष्ट्र की तरफ ओछाड़ का चेक पोस्ट है और जितने ही व्हीकल वहां से गुजरते हैं उनको टैक्स चुकाना होता है। और जब ये टैक्स देते हैं और ये महाराष्ट्र का टैक्स का रेट और गुजरात का टैक्स का रेट समान है और हर व्हीकल को गुजरात के चेक पोस्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है, महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन गुजरात ने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है और उसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र से गुजरात की आय गत 4 वर्ष में 2 अरब 39 करोड़ यानी 239 करोड़ से ज्यादा ये इनकम गुजरात को ज्यादा मिली है। टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी आते हैं, ग्रे एरिया बिल्कुल कम हो जाता है और उसका लाभ गुजरात को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज गुजरात हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन के रूप में सर्वस्वीकृत बन गया है। ये बात सही है कि गरीबी से भी लड़ाई लड़नी है तो उसका उपाय विकास है। हमने आधुनिक भारत को बनाना है तो भी उसका उपाय विकास ही है। विकास के बिना कोई चारा नहीं है। और इसलिए गुजरात ने पंचामृत योजना के तहत विकास की एक दिशा को पकड़ा है और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी लाभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हमको कभी कभी गहराई में देखोगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। गुजरात में पहले मुख्यमंत्रियों का एवरेज टेन्योर मुश्किल से 2.5 वर्ष 3 वर्ष रहा है। किसी न किसी कारण से सरकारें बदलती रही है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अभाव में नीतियां बदल जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी लगता है कि पता नहीं ये कितने दिन रहेंगे, वो भी काम करें न करें, कैसे करें, कितना करें, कब करें, उसकी दुविधा में रहती है। मित्रों, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे गुजरात में सबसे लंबे कालखंड के रूप में मुख्यमंत्री के नाते कार्य करने का अवसर मिला है। मेरे पहले करीब 13 मुख्यमंत्री हो गए और उन सबको ये सौभाग्य नहीं मिला था। मुझे गुजरात की जनता ने प्रेम दिया है, वो मुझे अवसर दिया है और अब तीसरी बार भी मुझे इस कार्य के लिए जनता ने पसंद किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नीतियों के अंदर स्थिरता देती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिसीजन लेने के लिए करेज देती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी ब्यूरोक्रेसी को काम के साथ जोड़ने में सफल होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आम आदमी को भी विकास में भागीदार बनाती है और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का गुजरात को जो सौभाग्य मिला है वो धरती पर उसके कारण विकास के रूप में नजर आ रहा है। गुजरात सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चहु और गुजरात के हर विषय की इन दिनों तारीफ होती है। गुजरात की जनता ने भी स्वीकार किया है। आर्थिक विकास के पैरामीटर को लेकर के जो लोग चलते हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है और वो सब इस बात को मानते हैं। और उसका एक मूल कारण यह है, जिस प्रकार से किसी भी राज्य के विकास के लिए नीतियों का महत्व होता है। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है नीति का जितना महत्व है उससे भी ज्यादा नीयत का महत्व है। आपकी नीयत कैसी है? आप कभी अपने खुद के लिए तो नहीं कर रहे हो। और जब जनता जनार्दन को भरोसा हो जाए कि नीयत ठीक है तो कभी नीतियों में भी कमी हो तो भी विकास की दिशा में कभी रुकावट नहीं आती है। गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने का अवसर मिल जाता है और इसलिए गुजरात सही नीतियों पर भी चल रहा है और सही नीति से भी चल रहा है, सही नीयत से भी चल रहा है और उसका नतीजा है कि आज गुजरात की जनता इस शासन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, इन प्रयासों के प्रति
गौरव का अनुभव करती हैं और सहयोग करती हैं। भाइयों बहनों, और एक बात भी हम अनुभव करते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र आया, अभी अभी हमने 26 जनवरी मनाई, लेकिन ज्यादातर ये माहौल बन गया था कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि मतदाता वोट डालें, अपनी पसंद के लोगों को चुन लें और एक प्रकार से उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि भाई अब लो, तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5 साल तुम चलाओ और अच्छा करो। मैं समझता हूं लोकशाही का ये सही अर्थ में स्पिरिट अगर लोकतंत्र का देखें तो वो इसमें नजर नहीं आता है। लोकतंत्र का स्पिरिट तो ये कहता है कि निरंतर जन भागीदारी होनी चाहिए, शासन व्यवस्था में जन भागीदारी होनी चाहिए, विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी होनी चाहिए, जनता को जोड़ करके काम करना चाहिए। और गुजरात ने लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के साथ साथ जब लोकतंत्र की भावनाएं जुड़ती हैं तब कैसे मिरेकल होते हैं, इसका गुजरात ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाटर कंजर्वेशन का काम, मित्रों, आप में से जो लोग गुजरात से परिचित होंगे उनको मालूम होगा, 10 साल में 7 साल कभी गुजरात में अकाल रहा करता था। आज 3 लाख से अधिक वाटर बॉडीज बनाए, जन भागीदारी से बनाए, जन परिश्रम से बनाए। कहीं खेत तालाब हैं, कहीं चेक डैम है, कहीं तालाब को ऊंडा करने का कार्यक्रम है, कहीं जल मंदिर का कार्यक्रम है। इन सारे प्रयासों के कारण करीब 3 लाख बॉडीज बनाए और नतीजा ये हुआ है कि आज पानी के वाटर टेबल ऊपर आ रहे हैं। मित्र, एक तरफ तो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ गुजरात ग्लोबल वार्मिंग से बचने के रास्ते खोज लिए हैं और उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और आज गुजरात में वाटर टेबल ऊपर आ रहे हैं और उसका नतीजा हुआ है गुजरात के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मित्रों, गुजरात इंडस्ट्रियल दृष्टि से तो डेवलप राज्य माना गया है, पहले भी माना गया। ये सही है कि 1 नंबर हम कभी नहीं थे, नंबर 1 पर पिछले 3 साल से हम आए हैं, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज माना जाता था गुजरात एक इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है। लेकिन मित्रों, गुजरात कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ये तो हिंदुस्तान के पहले 15 किसी राज्य के साथ उसका नाम नहीं आता था। आज आपको जानकर के आनंद होगा कि गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ हिंदुस्तान का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% से ऊपर जाने में आंखों में पानी आ जा रहा है। 20 साल से कोशिश हो रही है कि देश ने एग्रीकल्चर ग्रोथ को 4% ले जाया जाए, अभी तक कोई सरकार वहां नहीं पहुंच पाई है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ करीब 12% पर हम ले गए हैं। आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर हम पहुंचे होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2002 में मैंने इस दायित्व को जब संभाला, तब गुजरात में गुजरात इज ए कॉटन ग्रोवर स्टेट, 23 लाख बेल्स उस समय हमारा कॉटन ग्रोव होता था। भाइयों बहनों, इस वर्ष 1,23,00,000 1,23,00,000 बेल्स कॉटन का प्रोडक्शन, यानी 5 टाइम इंक्रीज। ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक बार अगर सही कामों को लेकर के चले हम तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, ये इसका नमूना है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर जैसे आप अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस होता है, आपका अपना हेल्थ कार्ड होता है, उस हेल्थ कार्ड के कारण जिस भी अस्पताल से आप जाते हैं आप टोटली कनेक्टेड रहते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री आपके पास उपलब्ध रहती है। भाइयों बहनों, गुजरात उससे भी एक कदम आगे गया है।